अजय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने उनके प्रिपरेशन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर लिया था। इस ऑर्गेनिक चैप्टर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन देते हैं, एसएन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। तो एसएन रिएक्शन के अंडर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द SN2 रिएक्शन। हमने SN2 रिएक्शन के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम यहाँ पे SN1 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। SN1 रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले हम SN2 रिएक्शन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए SN2 रिएक्शन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि SN2 रिएक्शन के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो पोलर एप्रोटिक मीडियम हमको चाहिए होता है। पोलर एप्रोटिक मीडियम का हम यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार फिर से हम उस रिएक्शन को कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए जो न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक अटैक करता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन के एक्ट में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक अटैक करता है। मैं यहाँ पे इन केस ऑफ कायरल कार्बन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ग्रुप हैं, जैसे ये तो हमारा हेलोजन ग्रुप हो गया, ठीक है, ये हमारा एक दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ये R- हो गया और ये एक ग्रुप होगा। ठीक है, ये R" ले लीजिए, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। जब अटैक करेगा तो यहाँ पे एक एडक्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया R और ये हो जाएगा लिविंग ग्रुप, X तो है हमारा लिविंग ग्रुप और ये हो जाएगा हमारा अटैकिंग ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R' और यहाँ पे आ जाएगा आपका R"। इस तरीके से एक एडक्ट बनेगा। ठीक है, और इस एडक्ट से फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा, है ना, X माइनस के फॉर्म पे, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R हो गया, है ना, ये सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये बनेगा आपका R" और ये बनेगा आपका R'। ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसा बना लीजिए। ठीक है, R" और ये हो गया R'। तो अब यहाँ पे देखिए जस्ट ऑपोजिट प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें क्या बनता है, SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। मेरा बताने का जो मेन टारगेट है वो यही है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। इन्वर्जन मतलब होता है उल्टा, है ना, इसका मुंह देखिए आप इस साइड है और इसका मुंह देखिए आप इस साइड है ना, तो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है ये और इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसको समझते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन, है ना, SN2 रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक कर रहा है। ठीक है, तो बैक अटैक करने की वजह से यहाँ पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज्यादा अच्छे से अटैक होगा, क्योंकि उसको इस कार्बन तक पहुंचना है। ठीक है, इस कार्बन तक पहुंचना है, तो इस कार्बन तक पहुंचने में अगर मान लीजिए कि जितने एल्किल ग्रुप हैं अगर ये बड़े साइज के हैं तो वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा और इसको पहुंचने में वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में SN2 के केस में आपको याद रखना है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। ठीक है, ऐसे हेलो एल्केन्स कहना चाहिए, ऐसे हेलो एल्केन्स जिनके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई होता है।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कहाँ पे होगा। जैसे आप हम इसको देखिए CH3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक हेलोजन ग्रुप है, एक ये हो गया एक टाइप का हेलो एल्केन। दूसरा हेलो एल्केन हम देखते हैं यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हेलो एल्केन है, प्राइमरी हेलो एल्केन है, ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है ना, प्राइमरी हेलो एल्केन ये होगा। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है। इसके बाद देखिए अगर हम लोग 2 एल्काइल ग्रुप ले लें, 2 एल्काइल ग्रुप ले लें तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है ना। और अगर हम लोग 3 एल्किल ग्रुप ले लें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप ले लेते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा मतलब बड़ा साइज का होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है इसमें और सबसे ज्यादा है इसमें, ये 2 डिग्री है, ठीक है, और ये 3 डिग्री है। मतलब ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है और ये टर्सरी हेलो एल्केन है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इसमें होगा, ठीक है, इट विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी। तो आपको रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 के लिए याद रखना है, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इस चीज को बताना मेरा यहाँ पे मेन टारगेट था, इसीलिए मैंने इसको फिर से आपको बताया SN2 रिएक्शन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कुछ 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज किया जाता है, क्या देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है रिएक्शन जो है SN1 रिएक्शन जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक है, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जैसे H2O हो गया, है ना, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे वाटर, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल भी आपका प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिनॉल भी आपके, है ना, एरोमेटिक जो है फिनॉल जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या किया सकते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के प्रेजेंस में, खास करके वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, वाटर एंड एल्कोहल के प्रेजेंस में। फिनॉल को तो नहीं रखते, लेकिन मैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बता रहा था, ठीक है। तो वाटर एंड एल्कोहल के प्रेजेंट में ये रिएक्शन जो है वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट में। दूसरा चीज इसमें आपको याद रखना है कि वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने का जरूरत नहीं है, जैसे साइनाइड वगैरह लेने का जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल वीक न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH- का यूज करके हम ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 1 होता है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उस स्टेप में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द सबस्ट्रेट, ठीक है, नॉट ऑन द रिजेंट। रिजेंट पे डिपेंड नहीं करता, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 आता है एंड इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। और अगर कायरल कार्बन यूज हो रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसके सभी ग्रुप क्या हो अलग अलग, मतलब जिसके सभी वैलेंसी जो है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो। एक तो होगा आपका हेलोजन, दूसरा एल्किल ले लीजिए, एक दूसरे टाइप का एल्किल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनदर एल्किल। तो ये सब हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे, है ना, R डैश R डबल डैश, तो ये अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। R डैश R डबल डैश ये अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चारों वैलेंसी, अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही हो तो हम उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अगर कायरल कार्बन हम यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसेमिक मिक्सचर होता है। अब रेसेमिक मिक्सचर किसको बोलेंगे? तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वहां पे दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाले मिक्सर प्रोडक्ट बनेंगे। एक जो है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो ऐसे मतलब सब्सटेंसेस है ना, एनांसियोमर कहलाते हैं, एनांसियोमर कहलाते हैं, जो ऑपोजिट ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जो जिनका द कंपाउंड दैट शो opposite optical activity, that means one of that compounds rotate the plane polarized light in clockwise direction and another compound rotate the plane polarized light into एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इनका जब मिक्सचर हमको मिलता है तो उस मिक्सचर को बोला जाता है रेसेमिक मिक्सचर। अभी हम जब रिएक्शन लिखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो वो कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जो है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो होता है दैट इज मोर स्टेबल एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन जो होता है वो लेस्ट स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा वो ज्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड के लिए ज्यादा होगा और सबसे कम होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए, और उससे भी कम होगा 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ऐसा CH3X के लिए सबसे कम होगा। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन CH3X में सबसे कम होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखने हैं SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए जैसा भी है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है। चलिए, देखिए अब यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको लिख के बताता हूं। जैसे ये हमारा एल्किल हैलाइड हो गया है ना, क्योंकि मैं कायरल कार्बन ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये कायरल कार्बन है। अब इस पे जब ये रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा है ना, तो यहाँ पे 2 टाइप का प्रोडक्ट बनता है। एक बनेगा आपका ऐसा, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं, ये ऑपोजिट बन रहा है। और दूसरा बनेगा यहाँ पे, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोडक्ट, ये जो सबस्ट्रेट है ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ये दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम टू सेम है ना। ये X है तो हम X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, बाकी R डैश और R डबल डैश का जो पोजीशन है वो सेम टू सेम है। इसका भी मुंह इधर है और इस प्रोडक्ट का मुंह भी इस साइड है। ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट को देखिए और इस प्रोडक्ट को देखिए, इस रिएक्टेंट को देखिए, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि इसका मुंह इस साइड है। ठीक है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
ठीक है, और ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आ रहा है समझ में? तो ये एक हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इन दोनों का मिक्सचर मिला। ये दोनों एनांसियोमर कहलाते हैं क्योंकि इनमें से एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये दोनों एनांसियोमर कहलाते हैं एक दूसरे के, और इनका जो मिक्सचर मिलता है उसको बोला जाता है रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा रेसेमिक मिक्सचर का जो रेसेमिक मिक्सचर से अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्रॉस कराया जाए तो वहां पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। जीरो इसलिए होती है क्योंकि ये क्लॉकवाइज कर रहा है रोटेट और ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई भी टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी इस प्रोडक्ट के मिक्सचर से, जिससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मिक्सचर मिला है वो रेसेमिक मिक्सचर है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है एक्चुअली में, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये रिएक्शन होगा लेसन 1 में, मैं आपको ये बताया। अब हम देखते हैं कि इसके स्टेप, जो 2 स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया, ठीक है, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया और ये फर्स्ट स्टेप है गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट जब यूज करते हैं तो वो प्रोटॉन इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे जनरेशन होता है कार्बोकेटायन का। कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ X-। तो ये जो स्टेप है इट इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। तो देखिए कार्बोकेटायन पे अटैक कैसे हो सकता है, ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है और बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों टाइप के अटैक का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। अब मान लीजिए कि जब न्यूक्लियोफाइल ऐसा बैकवर्ड अटैक करता है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होगा, इस साइड अटैच होगा, है ना, और ये सब जो है वो रोटेट कर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा हमारा C और ये हो गया R, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ हो गया हमारा अटैच, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया तो ठीक है। अब ये घूम के चला जाएगा इधर, इस साइड आ जाएगा, ये हो गया R', ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा R, सॉरी ये हो जाएगा R', और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R'। आ गई बात समझ में। जब ये क्या हुआ है, जब बैकवर्ड अटैक किया है, ठीक है। अब देखिए जब ये फॉरवर्ड अटैक करेगा तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन समझना है आपको। दूसरा कंडीशन समझिए, यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड अटैक कर रहा है तब क्या होगा, तो इसका मिक्सचर मिलेगा। भाई यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए एक साथ दोनों प्रोडक्ट हमको यहाँ पे इस रिएक्शन में मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आ गया R, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा R' और ये आ जाएगा R', ठीक है। तो देखिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये जो है ये ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये इधर मुंह है और इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है तो प्रोडक्ट का मुंह भी इधर है ना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के
ऑपोजिट बनते हैं, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में जब दोनों प्रोडक्ट बने, है ना, अब ये जो है हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये जो मिक्सचर कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, रेसेमिक मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हमारा रिएक्शन है ये सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज किए हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब यूज करते हैं तो वो अटैक करता है इस हेलोजन पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो H+ प्रोवाइड करेगा, वो H+ इस पे अटैक करेगा, है ना, और वो HX के फॉर्म पे बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये कार्बोकेटायन ही तो बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये R डबल होगा, ठीक है, R डबल, ठीक। तो ये कार्बोकेटायन का जनरेशन हुआ। अब कार्बोकेटायन का जनरेशन जो है ये स्लो स्टेप है, आपको याद रखना है, इट इज स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये होगा आपका न्यूक्लियोफाइल ने आपका सबस्ट्रेट मतलब RX ले लेते हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो मैं आपको पहले से बता दिया था, है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और स्लो स्टेप है, स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। RDS जिसको हम बोल सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही का यूज कर रहे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1, ठीक है। और जब कार्बोकेटायन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा तो कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है और फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है। इसके साथ के साथ आपको याद रखना है कि जब कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो एल्केन, ठीक है। वो हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा जिससे जनरेट कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमको पता है कि टर्सरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन, ठीक है। तो इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम ऑर्डर रहेगा, टर्सरी रहेगा, है ना। मतलब पहले इसको इरेज कर दें क्या पूरा, चलिए ठीक है, ऐसे ही बता देता हूँ। पहले टर्सरी हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हेलो एल्केन, है ना। सेकेंडरी हेलो एल्केन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हेलो एल्केन, दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन CH3X मेथिल हैलाइड, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है और ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग लिख लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं और इसके बाद इसको आपको याद कर लेना है, लिख लेना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको SN2 रिएक्शन जो है वो समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कौन कौन से रिएक्शन जो हेलो एल्केन है और हेलो एरीन है वो देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।